हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआरबी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन दी एंशियंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हु वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द स्टूडेंट्स? पेरेंट्स, गवर्नमेंट, गुरु, स्टूडेंट themselves। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दी गुरु। क्योंकि एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं उन्हीं का मेन रोल होता है, वही सेंटर रोल में होते हैं। जो शिष्य होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो गुरु के रेजिडेंस में जाकर रहता है, जिसको हम गुरुकुल बोलते थे, वहां पे जाके रहते थे। और जो गुरु होते थे वही रिस्पॉन्सिबल होते थे एक शिष्य की एजुकेशन और उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, one of the ancient world's most prestigious institution, was especially famous for its contribution to which discipline? Astronomy, medical, law, architecture। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडिसिन। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसमें हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट्स हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मिलिट्री हो गया। लेकिन जो फेमस सब्जेक्ट था वो मेडिसिन था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो मेडिसिन की स्टडी के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ तक्षशिला लोकेटेड टुडे? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो करंट में पाकिस्तान के रावलपिंडी में लोकेटेड है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को 1980 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेमस एंशियंट स्कॉलर is associated with Takshila University and is renowned for his contributions to medicine? आर्यभट्ट, चरक, चाणक्य, नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी known for its vast library and advanced studies in various subjects including Buddhist philosophy, flourished during the Gupta Empire? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदयंतपुरी यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा यूनिवर्सिटी। Nalanda University was an ancient center of learning in India. नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 5th सेंचुरी में। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में लोकेटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की और इसमें 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर थे। इसमें टेम्पल्स, मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम एंड ह्यूज लाइब्रेरी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी not only attract the student from India but also from Korea, Japan, China and many other countries. लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था और ये 3 बिल्डिंग में डिवाइडेड थी, रतन सागर, रतन दधी, रतन रंजक। इस लाइब्रेरी में रिलीजन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स की कलेक्शन थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने
डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी थी और इस लाइब्रेरी में 9 मिलियन बुक्स थी जो जल गई थी और ये 3 महीने तक 3 मंथ तक लगातार जलती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड Xuanzang study Buddhist teachings and scriptures during his famous journey? विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बुद्धिस्ट तंत्रिज्म, लॉ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट तंत्रिज्म। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और विक्रमशिला बुद्धिस्ट तंत्रिज्म के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वल्लभी यूनिवर्सिटी, अ prominent ancient educational institution in India, was located in which present-day Indian state? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी was not established as a result of the recommendations of the Woods Dispatch of 1854 and did not start functioning in 1857? University of Calcutta, University of Madras, University of Bombay, University of Delhi। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1922 में। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था वुड डिस्पैच के अंडर। ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the primary objective of the Macaulay Minutes of 1835? To introduce a new taxation system in India, to establish English as the medium of instruction in Indian education, to reform the Indian judicial system, to promote traditional Indian education and languages। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू establish English as the medium of instruction in Indian education। Next question is the Sadler Commission was specially appointed to review the affairs of which university in British India? University of Madras, University of Calcutta, University of Bombay, University of Allahabad। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैडलर कमीशन, also known as the Calcutta University Commission, was appointed in 1917। Next question is what was the primary focus of the Radhakrishnan Commission, also known as the University Education Commission, established in 1948? To evaluate and improve primary education in India, to access and recommend reforms for secondary education in India, to examine and propose changes to higher education in India, to review and enhance vocational and technical training programs in India।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। टू एग्जामिन एंड propose changes. Radhakrishnan Commission, officially known as University Education Commission, and established in 1948 under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan. Its primary focus was to evaluate the state of higher education in India and to make recommendations for its improvement. The Commission's comprehensive report addressed various aspects of university education, including curriculum, teaching standard, research and administration, and it laid the foundation of significant reform in the Indian higher education system. Next question is, what was a key recommendation of the Kothari Commission, also known as the Education Commission of 1964-66 for the Indian education system? To make English the sole medium of instruction at all levels, to introduce a uniform system of education for both urban and rural areas, to promote privatization of all educational institutions, to implement the 10 plus 2 plus 3 structure in the education system. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। To implement the 10 plus 2 plus 3 structure in higher education system. Next question is, the Secondary Education Commission in India was primarily chaired by whom? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर डी एस कोठारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द chairman of the National Knowledge Commission when it was established in 2005? नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे? अमर्त्य सेन, नंदन नीलेकानी, सैम पित्रोदा, रघुराम राजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा। Next question is, one of the significant recommendations made by the Yashpal Committee was to introduce standardized school uniform across India, merge all higher education regulatory bodies into a single entity, increase the number of sports period in schools, implement a national-wide standardized टेस्टिंग सिस्टम फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मर्ज ऑल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज इनटू अ सिंगल एंटिटी। यशपाल कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, AICT, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ persistent organic pollutant? इथेनॉल, DDT, मीथेन, वाटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DDT। Persistent organic pollutants are chemical substances that persist in the environment, bioaccumulate through the food web, and pose a risk of causing adverse effect to human health and the environment.
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जैसे कि इसके नाम में ही है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट में रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंट में ये सस्टेन करता है। डीडीटी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का एक एग्जाम्पल है, जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describes acute exposure? Continuous exposure to a substance over a long period, exposure to a substance for a short duration at high levels, intermittent exposure to a substance over a medium period, low level exposure to a substance with no immediate effects. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपोजर टू अ सब्सटेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड एट हाई लेवल्स। एक्यूट हेल्थ एक्सपोजर refers to a single or short term exposure to a substance at a high level, often resulting in immediate health effects. एक्यूट एक्सपोजर शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है और इसमें हाई लेवल ऑफ सब्सटेंस होता है, हाई लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है, जिससे कि ह्यूमन की हेल्थ पे इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्सपोजर। और दूसरा होता है हमारे पास क्रोनिक एक्सपोजर। क्रोनिक एक्सपोजर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है और इसमें लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है केमिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द following is a primary benefit of solar energy? Generates radioactive waste, causes air pollution, produces greenhouse gas emission, reduce dependence on fossil fuels. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, reduce dependence on fossil fuels. Next question is which of the following scenarios is an example of chronic exposure? A factory worker inhaling high levels of chemical fumes during a single 8-hour shift. A person developing skin irritation after accidentally spilling a strong acid on their hand. A resident living near a polluted river and drinking contaminated water for several years. An individual experiencing dizziness after a single exposure to carbon monoxide. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, a resident living near a polluted river and drinking contaminated water for several years. Chronic exposure refers to continuous or repeated exposure to a substance over an extended period, resulting in long-term health effect. Chronic exposure long term से related होता है। Next question is which component is essential for converting solar energy into electricity? Solar reflectors, photovoltaic cells, wind turbines, hydroelectric dams. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, photovoltaic cells. Next question is what type of current do PV cells produce? AC, DC, both AC and DC, none of the above. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DC, डायरेक्ट करंट. PV cell, also known as solar cells, produce DC, direct current, electricity when sunlight strikes the
semiconductor material within the PV cell. It creates an electric current due to photovoltaic effect. Electricity generated by PV cells is in the form of DC. सोलर सेल DC करंट प्रोड्यूस करता है। हमारे घर और बिजनेसेस में AC का यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है। इन्वर्टर की हेल्प से DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of wind turbine design is more suitable for offshore wind farms? Horizontal axis wind turbine, vertical axis wind turbine, hybrid wind turbine, tidal energy turbine. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विंड फार्म्स, onshore wind farm and offshore wind farms. Onshore wind refers to turbines located on land. Onshore wind farm में जो टरबाइन होती है वो लैंड के ऊपर लगाई जाती है और ऑफशोर विंड फार्म में जो टरबाइन होती है वो पानी के अंदर लगाई जाती है, सी या फिर फ्रेश वाटर में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which environmental impact is associated with large-scale wind energy projects? Noise pollution, soil erosion, deforestation, habitat destruction. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following describes a primary advantage of geothermal energy? Limited availability, high greenhouse gas emissions, dependence on weather conditions, continuous and reliable resource. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, continuous and reliable resources. Geothermal energy is derived from heat stored below the earth surface. जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के नीचे जो हीट होती है वहां से ड्राइव की जाती है और इसका एडवांटेज है कि ये कंटिन्यूअस एंड रिलायबल होती है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट एफिशिएंट इन ट्रैपिंग हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग? प्लांटिंग ट्रीज, रिसाइकलिंग प्लास्टिक, burning fossil fuels, using energy efficient appliances. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, burning fossil fuels. Next question is the primary objective of the Montreal Protocol is to reduce greenhouse gas emission, protect the ozone layer by phasing out the production of substances responsible for ozone depletion, promote sustainable agriculture practices, improve air quality in urban areas. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, protect the ozone layer by phasing out the production of substances responsible for ozone depletion. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया था 1987 में और ये फोर्स में आया था 1989 में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डिज़ाइन की गई थी
ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, और ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग chemicals is primarily responsible for the depletion of the ozone layer? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्योटो प्रोटोकॉल इज an international agreement aimed at protecting biodiversity, reducing greenhouse gas emission to combat climate change, eliminating nuclear weapons, promoting renewable energy technologies। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, reducing greenhouse gas emission to combat climate change। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया था और 2005 में फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट इज टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels, eliminate all fossil fuel use by 2030। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels। पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्ट किया था 2015 में और इसका प्राइमरी गोल था लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आस्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी? रिजेक्शन ऑफ द वेदास, एक्सेप्टेंस ऑफ द वेदास, एम्फेसाइज ऑन मटीरियलिज्म, डिनाइल ऑफ द सोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, acceptance of the Vedas। The term Astic refers to the orthodox schools of Indian philosophy that accept the authority of Vedas। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जिसको हम आस्तिक स्कूल भी बोलते हैं, वो वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, जिसमें कि न्याय, विशेषिका, संख्या, योग, मीमांसा और वेदांता स्कूल आ जाते हैं। और दूसरी साइड अगर हम बात करें नास्तिक स्कूल की, जो कि वेदों की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं, उसमें आ जाते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाक, जो कि वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में जो स्कूल है उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आस्तिक स्कूल, ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक, हेटेरोडॉक्स। आस्तिक स्कूल में वे स्कूल आ जाते हैं जो कि वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें संख्या, योगा, न्याय, विशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत आ जाते हैं। और नास्तिक स्कूल में बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक स्कूल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी रिकॉग्नाइज 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणास? चार्वक, न्याय, मीमांसा, जैनिज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीमांसा। मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी रिकॉग्नाइज 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। प्रमाण के 6 टाइप हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन बोलते हैं। सेकंड है अनुमान, इन्फेरेंस।
थर्ड है उपमान कंपैरिजन, फोर्थ है अर्थपत्ति पोस्टुलेशन, नेक्स्ट है अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन, नेक्स्ट है शब्दा वर्बल टेस्टिमनी। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम नॉलेज डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। अनुमान इन्फेरेंस लॉजिकल रीजनिंग एंड डिडक्शन, अनुमान में हम लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्शन के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पहले से नॉलेज होता है उसके बेस पर इन्फरेंस या निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट है उपमान कंपैरिजन, नॉलेज थ्रू एनालॉजी और कंपैरिजन, उपमान में हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट है अर्थपत्ति पोस्टुलेशन, pre-assumption based on the necessity to explain observed effect। अर्थपत्ति में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फैक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशन को मानकर चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो देवदत्त है वो मोटा है लेकिन वो दिन में कुछ भी नहीं खाता, तो इसलिए हमने एज्यूम किया कि वो रात में खाता होगा। ये अर्थपत्ति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन, नॉलेज थ्रू द एब्सेंस ऑफ समथिंग, जब हमें किसी के एब्सेंस या किसी के एब्सेंट होने से कुछ नॉलेज मिल रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। नेक्स्ट है शब्द वर्बल टेस्टिमनी, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट एंड रिलायबल सोर्स, जब हम किसी रिलायबल या वैलिड सोर्स से वर्बल फॉर्म में नॉलेज लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Charvak philosophy, which praman is considered the sole reliable means of acquiring knowledge? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, क्योंकि चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी ने सिर्फ प्रत्यक्ष को ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना था। Next question is, in Nyaya philosophy, which term refers to the middle term or reason that establish a relationship between the hetu and the sadhya? व्याप्ति, हेतु, उपाधि, प्रमाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्याप्ति। Next question is, which ancient Indian philosopher is considered the founder of the Nyaya school? पतंजलि, गौतम, शंकर, व्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्कूल और उनके फाउंडर के बारे में। सबसे पहला है विशेषिका। विशेषिका स्कूल के फाउंडर थे कन्नड़, न्याय स्कूल के फाउंडर थे गौतम मुनि, योग स्कूल के फाउंडर थे पतंजलि, सांख्य स्कूल के फाउंडर थे कपिल मुनि, वेदांत स्कूल के फाउंडर थे वेदव्यास, मीमांसा स्कूल के फाउंडर थे जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज considered the founder of Sankhya philosophy? पतंजलि, कपिला, शंकर, नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कपिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन लॉजिक which of the following best describes the concept of स्वार्थ अनुमान? Inference for others, verbal testimony, perception based knowledge, inference for oneself। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इन्फ्रेंस फॉर oneself। स्वार्थ अनुमान refers to a type of inference in Indian logic that is made for oneself. It is a
self-conclusive process where an individual derives knowledge or understanding based on personal reasoning and observation। अगर हम बात करें स्वार्थ अनुमान की तो इसमें हम अपने लिए इन्फ्रेंस निकालते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें परार्थ अनुमान की तो इसमें हम इन्फ्रेंस निकालते हैं दूसरों के लिए, इन्फ्रेंस मेड फॉर अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक व्हाट डज द टर्म परार्थ अनुमान रेफर्स टू? इन्फ्रेंस फॉर oneself, perception based knowledge, इन्फ्रेंस फॉर अदर्स, वर्बल टेस्टिमनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्रेंस फॉर अदर्स। परार्थ अनुमान is concept in Indian logic that refers to inference made for benefit of others. Next question is in Indian logic which of the following best describes केवल अन्वय अनुमान? Inference based on both positive and negative concomitants, inference based solely on positive concomitants, inference based solely on negative concomitants, inference based on perception। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्रेंस बेस्ड solely on positive concomitants। केवल अन्वयी अनुमान is a type of inference in Indian logic that relies solely on positive concomitants. This means that the inference is drawn based on the consistent presence of हेतु reason जिसको हम middle term बोलते हैं along with the साध्या जिसको हम major term बोलते हैं। Next question is in Indian logic which of the following best describes केवल व्यतिरेकी अनुमान? Inference based on both positive and negative concomitants, inference based solely on positive concomitants, inference based solely on negative concomitants, inference based on perception। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्रेंस बेस्ड solely on negative concomitants। केवल व्यतिरेकी अनुमान is a type of inference in Indian logic that relies solely on negative concomitants. This means that the inference is drawn based on the consistent absence of the hetu wherever the sadhya is absent। केवल व्यतिरेकी अनुमान में क्या होता है कि जहाँ पर साध्या अब्सेंट होता है वहाँ पर हेतु भी अब्सेंट होता है, इसको हम बोलते हैं केवल व्यतिरेकी अनुमान जो कि नेगेटिव कंकोमिटेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक विच टाइप ऑफ इन्फ्रेंस कंबाइंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंकोमिटेंस? केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान, अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान, स्वार्थ अनुमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 5 स्टेप्स ऑफ अनुमान इन इंडियन लॉजिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनाया, निगमना। इंडियन लॉजिक में अनुमान के 5 स्टेप है। फर्स्ट है प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन, सेकंड है हेतु, रीजन, थर्ड है उदाहरण, एग्जाम्पल, फोर्थ है उपनाया, एप्लीकेशन, एंड लास्ट है निगमना, कंक्लूजन। फर्स्ट स्टेप है प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन। इसमें हम उस स्टेटमेंट को लेते हैं जो हमें प्रूव करनी है। देयर इज अ फायर ऑन द हिल। नेक्स्ट स्टेप है हेतु, रीजन।
इसमें हम रीजन को लेते हैं बिकॉज देयर इज स्मोक। थर्ड स्टेप है उदाहरण एग्जाम्पल। इसमें हम एग्जाम्पल को लेते हैं वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर लाइक इन दी किचन। नेक्स्ट स्टेप है उपनाया एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। लास्ट स्टेप है निगमना कंक्लूजन। इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल। Next question is which of the following list correctly identifies the 6 types of praman in Indian philosophy? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि एंड शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not one of the 5 types of हेत्वाभास in Indian logic? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समयक। इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास के 5 प्रकार हैं। स्व व्यभिचारा इर्रेगुलर मिडल टर्म, नेक्स्ट है विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी, नेक्स्ट है असिद्धा अनप्रूव्ड, नेक्स्ट है बाधित कॉन्ट्राडिक्टरी एंड लास्ट है सत प्रतिपक्षा इनफ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड। Irregular middle term or fallacy where the hetu is not consistently associated with the sadhya. The reason can lead to different conclusion in different instance. इरेगुलर मिडल टर्म में क्या होता है कि जो हेतु है, जो मिडल टर्म है और जो साध्या है मेजर टर्म है, वो आपस में कंसिस्टेंटली रिलेटेड नहीं है। जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर बट दिस मे नॉट होल्ड ट्रू इन ऑल केसेस सच एज स्मोक फ्रॉम अ फॉग मशीन। नेक्स्ट है विरुद्ध फॉल्सी कॉन्ट्राडिक्टरी। विरुद्ध फॉल्सी में हेतु और साध्या आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज ब्लू स्मोक। ब्लू स्मोक इज नॉट अ कॉमनली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि एक्चुअल में ब्लू स्मोक होता ही नहीं है, जिसको हम प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए ये असिद्ध फॉल्सी हो जाती है। नेक्स्ट है बाधित कॉन्ट्राडिक्टेड। A fallacy where the hetu is contradicted by some other praman. For example, fire is cold because it is a substance. This is contradicted by direct perception which shows that the fire is hot. Next है सत्प्रतिपक्षा इनफ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड। इसमें दो मिडल टर्म आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। For example, the hill has fire because it has smoke can be contradicted by the hill does not have fire because it is covered with snow. Which 3 universities were established in India following the London University model? University of Calcutta, Madras and Bombay, University of Delhi, Madras and Calcutta, University of Bombay, Delhi and Madras, University of Calcutta, Bombay and Allahabad. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ये तीनों यूनिवर्सिटी 1857 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which year was the All India Council for Technical Education AICTE initially established? 1945, 1955, 1987, 1992?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE was initially established in 1945 and 1987 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which principle was not emphasized in Wood Dispatch of 1854? Promotion of vernacular education, establishment of universities, introduction of technical education, training of teachers। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। Next question is when was the Hunter Commission appointed by the British government in India? 1872, 1882, 1892, 1902। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1882। Next question is which document is often referred to as the Magna Carta of English Education in India? Macaulay Minute on Education, Wood's Dispatch of 1854, Hunter Commission Report, Vardha Scheme of Education। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वुड डिस्पैच ऑफ 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which British Viceroy of India introduced the Indian Universities Act of 1904? Lord Curzon, Lord Ripon, Lord Lytton, Lord Dalhousie। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। Indian University Act of 1904 was introduced by Lord Curzon। Next question is who founded the Banaras Hindu University in 1916? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन 1817? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। AMU was founded by Sir Syed Ahmad Khan in 1920. Sir Syed Ahmad Khan was a prominent Muslim reformer, educator, and social activist during the British colonial period in India. He founded the Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875, which later evolved into AMU. सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको बाद में 1920 में AMU में कन्वर्ट कर दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन? प्राचीन शिक्षा की कौन सी विशेषता है? Emphasize on personalized learning, flexibility in curriculum design, standardized curriculum and assessments, focus on creativity and innovation। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ की फीचर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन? गैर पारंपरिक
शिक्षा की कौन सी विशेषता है? नॉन कन्वेंशनल का मतलब है मॉडर्न एजुकेशन। Strict adherence to standardized testing, emphasizes on self-directed learning, uniform curriculum across institution, limited use of technology in teaching। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, emphasize on self-directed learning। Next question is, what is the primary goal of value education? Achieving high academic grades, developing ethical and moral values, mastering technical skills, attaining physical fitness। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, developing ethical and moral values। Next question is, what is शोधगंगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a digital repository of Indian electronic thesis and dissertation। इंडिया में जितनी भी पीएचडी की थीसिस होती है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर की जाती है शोधगंगा में। शोधगंगा is a digital repository maintained by the InfreeNet Center। Next question is, what is the main objective of the Vidwan portal? Providing online courses for skill development, facilitating communication among Indian athletes, showcasing traditional Indian arts and crafts, creating a database of research expertise in India। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, creating a database of research expertise in India। Next question is, what is the purpose of the National Academic Depository (NAD) in India? To store ancient manuscripts and historical artifacts, to provide digital certificates of academic qualifications, to archive government policy and legislative documents, to preserve endangered languages and dialects। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑफ academic qualifications। Next question is, what is a key features of the National Education Policy 2020 in India? Mandatory board exams for all classes, emphasis on early childhood care and education, exclusion of vocational courses from school curriculum, reduced focused on digital literacy। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, emphasize on early childhood care and education। Next question is, what is the gross enrollment ratio target for higher education in India by 2035 as per NEP 2020? 25, 30, 40 या फिर 50? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50%। Next question is, in the context of higher education, what is the typical age range considered for calculating the gross enrollment ratio? 15 to 20 years, 18 to 23 years, 20 to 25 years, 22 to 27 years। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 to 23 years। Next question is, what does NIRF stand for in the context of Indian higher education? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF stands for the National Institutional Ranking Framework.
It was launched by the Ministry of Education, Government of India in 2015. Next question is, where is the headquarter of the NEC located? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। Which of the following statements best align with Marshall McLuhan's model of communication? The medium is the message. Communication is a linear process with a clear sender and receiver. Noise is a primary factor in communication breakdowns. Feedback is essential for effective communication. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, medium is the message. Next question is, which of the following best describes intrapersonal communication? Communication between two people, communication within oneself, communication in a group, communication with an audience. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन विद इन ओनसेल्फ। जब हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन refers to a person's internal dialogue and self-talk that can be conscious or subconscious. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज एन इंटरनल डायलॉग विद योर सेल्फ, ठीक है। इट इज अ वैल्यूबल फॉर सेल्फ कंप्रीहेंशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें दूसरी साइड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग होना ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? Reflecting on your own thoughts and feelings, writing in a personal journal, having a conversation with a friend, watching a television show. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, having a conversation with a friend. Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व ग्रुप कम्युनिकेशन? A student writing an essay, a panel of experts discussing climate change in a public forum, a person reading a novel, a musician composing a song alone. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a panel of experts discussing climate change in a public forum. Group communication refers to the communication between a group of people and another group of people or within the group itself. A group is normally considered as a collection of people that number 3 or more. 3 और 3 से ज़्यादा लोगों के कलेक्शन को हम ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात कर रहा होता है तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जब एक ग्रुप के अंदर भी अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। विद इन दी ग्रुप अगर बात कर रहे होंगे तो तब भी वो ग्रुप कम्युनिकेशन है, और बिटवीन दी ग्रुप एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप के साथ बात कर रहा होगा तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an example of mass communication? A family dinner conversation, a live television broadcast of a news program,
a private phone call between two friends, a group text chat among co-workers। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a live television broadcast of a news program। Mass communication is the process by which a person, group of people, or large organization creates a large message and transmit it through some type of medium a large anonymous audience। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक मैसेज को क्रिएट करती है और उसको लार्ज एनोनिमस ऑडियंस में ट्रांसमिट कर देती है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम ऑडियंस में ट्रांसमिट कर देती है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे टीवी और रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन? पर्सनलाइज्ड मैसेज टेलर्ड टू ईच इंडिविजुअल, immediate feedback from the audience, transmission of message to a large diverse audience, direct face-to-face interaction। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू अ लार्ज डाइवर्स ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? One-way transmission of information, communication with a large diverse audience, direct face-to-face interaction, use of mass media channel। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग best describes the linear model of communication? Sender and receiver exchange messages in a circular pattern. Communication that occurs in a single direction from sender to receiver. A process where feedback is immediately incorporated into the communication. Multiple channels being used simultaneously for message transmission। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Linear model of communication describes a one-way process where a sender transmits a message to a receiver without any feedback। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर सेंड करता है मैसेज रिसीवर को और रिसीवर किसी तरह की फीडबैक नहीं देता। दिस मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इन्वॉल्व अ सेंडर एनकोडिंग अ मैसेज, ट्रांसमिटिंग इट थ्रू अ चैनल एंड द रिसीवर डिकोडिंग इट। इस मॉडल में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो मैसेज को एनकोड करता है और ट्रांसमिट करता है उसको चैनल के थ्रू, लेकिन जो रिसीवर होता है वो इसको सिर्फ डिकोड करता है, किसी तरह की फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता। और इस मॉडल का यूज किया जाता है मास कम्युनिकेशन में, such as television or radio broadcast, where the audience does not immediately interact with the sender। Next question is, what is a key characteristics of the interactive model of communication? Communication occur in a single direction. Feedback from the receiver is incorporated into the message. There is no scope for noise in the communication process. The message is transmitted through multiple channels simultaneously। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, feedback from the receiver is incorporated into the message। Interactive model of communication differs from the linear model in that it emphasizes the exchange of messages between sender and receiver with feedback playing a crucial role। Interactive model में feedback का role होता है। In this model, communication is seen as a dynamic process where both parties participate actively। The receiver feedback is essential as it allows the sender to adjust and refine their message
to ensure understanding and effectiveness. इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक का मेन रोल होता है। फीडबैक ये अलाउ करती है सेंडर को कि वो अपने मैसेज को एडजस्ट और रिफाइन कर सके ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर मॉडल्स? It emphasizes one-way communication. It involves simultaneous encoding and decoding of messages. It relies only on verbal communication. It excludes feedback from the communication process. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It involves simultaneous encoding and decoding of messages. Transactional model of communication differs from linear and interactive models by emphasizing that communication is a simultaneous process where both parties are sender and receivers simultaneously. In this model, communication is not seen as a one-way flow but rather a dynamic exchange where both parties continuously encode and decode messages. This simultaneous process allows for immediate feedback and adaptation, making communication more interactive and responsive. Next question is, which of the following best describes synchronous communication? Communication that occurs in real time, communication that involves written message, communication that occurs across different time zones, email. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन रियल। Synchronous communication refers to communication that happens in real time, where participants interact with each other simultaneously. This can include phone calls, video conferencing and instant messaging. Synchronous का मतलब होता है जो रियल टाइम या सेम टाइम पे होता है। Next question is, what technology is used for asynchronous communication in professional settings? Video conferencing, email, instant messaging, virtual reality. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, email. Email is widely used technology for asynchronous communication in professional setting. It allows individuals to send messages and documents to recipients who can access and respond to them at their convenience. Next question is, which statement best describes vertical communication in an organization? It involves communication between individuals at the same hierarchical level. It flows downward or upward between different levels of the organizational hierarchy. It focuses on communication between departments located on different floors of a building. It refers to communication that happens only during specific meetings or conferences. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It flows downward or upward between different levels of the organizational hierarchy. Vertical communication in an organization refers to the flow of information and messages between different levels of the organizational hierarchy. Next question is, what is a primary characteristics of horizontal communication in an organization? It flows vertically between different levels of the hierarchy. It occurs between individuals or departments at the same hierarchical level. It involves communication between different departments within the same hierarchy. It is limited to formal written communication only. इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी,
It occurs between individual or departments at the same hierarchical level. Horizontal communication refers to communication that occurs between individual or department at a same hierarchical level within an organization. Next question is, what characterizes grapevine communication in an organization? Officially sanctioned communication channel, communication that flows strictly upward in the hierarchy, informal and unofficial communication among employees, communication that occurs only through formal meetings. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। Grapevine communication refers to informal and unofficial communication channel that exist among employees within an organization. Unlike formal communication channels that are officially sanctioned and controlled by management, the grapevine is characterized by gossip, rumors, and informal exchange of information. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, उसमें जैसे गॉसिप हो गया, रूमर्स हो गया, जिसको कि एक मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करता, ये एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन? सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, फॉर्मल चेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मल चेन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन 4 टाइप का होता है, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन। इसमें फॉर्मल चेन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड चेन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पासिस सिक्वेंशली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ लीनियर मैनर। गॉसिप चेन में क्या होता है कि वन पर्सन एक्टिवली सीक आउट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद मल्टीपल अदर्स। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन, इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड रैंडमली with each person passing it on to others based on probability. Next है cluster chain, one person shares information with a select few who in turn share it with a few others, forming a cluster of communication. What does LCD stand for? Liquid crystal display, light control device, low cost display, longitudinal crystal diode। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। The full form of LCD is liquid crystal display. It is a type of flat panel display technology used in devices such as televisions, computer monitors, and smartphones. Next question is, what does LED stand for? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइट एमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म ऑफ LED is light emitting diode. LEDs are semiconductor devices that emit light when an electric current passes through them. Next question is, what does ASCII stands for? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द MP3 फाइल फॉर्मेट इज primarily associated with video compression, text document storage, digital audio encoding, image manipulation।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल ऑडियो एनकोडिंग। MP3 file format is primarily associated with the digital audio encoding. It is used to compress audio data in a way that reduces file size while preserving sound quality, making it efficient for storing and transmitting music and other audio content. Next question is, the MP4 file format is related to which type of media? Text documents, digital video, audio recordings, software applications. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल वीडियो। MP4 file format is primarily associated with the digital video. Next question is, what is a blog? A social media platform, an online journal of informational website, a video sharing platform, a real-time messaging app. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, an online journal or informational website. Blog is an online journal or informational website where individual or group of people share their thoughts, ideas, and information on various topics. Blogs typically consist of discrete entries called posts displayed in reverse chronological order. ब्लॉग में जो पोस्ट होती है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्प्ले होती है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी और जो सबसे पुरानी पोस्ट होगी वो सबसे नीचे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मैक एड्रेस स्टैंड फॉर? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी एक्सेस कोड, मोबाइल एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन, मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ अ मैक एड्रेस? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48 बिट्स। मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस? IP वर्जन 4 एड्रेस का साइज कितना होता है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32 बिट्स। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस का साइज 32 बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv6 एड्रेस? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स, 256 बिट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 128 बिट्स। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस का साइज 128 बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ कुकी इन द context of web technology? A small text file stored on a web server, a security protocol for data encryption, a type of web browser, a tracking mechanism stored on a user device. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, a tracking mechanism stored on a user's device. Cookie is a small piece of data stored on a user's device via a web browser while browsing a website. Next question is, what is
Padlet, a type of digital camera, a collaborative online tool for creating virtual bulletin boards, a video conferencing software, a cloud storage service. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a collaborative online tools for creating virtual bulletin boards. Padlet is a web-based tool that allows users to create virtual bulletin boards where they can add notes, images, videos, links, and other content. Next question is, what is Edpuzzle? A social media platform for educators, a video editing software, an online platform for creating interactive video lessons, a virtual reality educational tool. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, an online platform for creating interactive video lessons. Edpuzzle is an online platform that allows educators to create interactive video lessons by adding questions, quizzes, and audio notes to existing videos. Next question is, what is Kahoot? A video conferencing platform, an online quiz and learning game platform, a virtual reality simulation tool, a social media platform for students. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, an online quiz and learning game platform. Kahoot is an online platform that allows educators to create and host interactive quizzes, surveys, and learning games. Participants can join Kahoot session using a web browser or mobile app to answer questions in real time. Next question is, what does CRT stand for? Central Response Terminal, Cathode Ray Tube, Central Routing Technology, Circuit Routing Terminal. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Cathode Ray Tube. CRT stands for Cathode Ray Tube. It is a technology used in older computer monitors and televisions for displaying images. Which of the following statements best describe a deductive argument? Option A, an argument where the conclusion is likely to be true based on the premises. Option B, an argument where the conclusion is probably true based on the premises. Option C, an argument where the conclusion necessarily follows from the premises. Option D, an argument where the conclusion is possibly true based on the premises. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक निष्कर्षीय तर्क को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, an argument where the conclusion necessarily follow from the premises. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसमें कंक्लूजन नेसेसरली फॉलो करता है प्रीमाइसिस को. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेड हियरिंग पॉलिसी? ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूसिंग irrelevant information to distract from the actual issue. Option B, using emotional appeals to sway the audience opinion. Option C, attacking the character of the person making the argument rather than addressing the argument itself. Option D, drawing a conclusion based on insufficient evidence. निम्नलिखित में से कौन सा व्याप्तता भ्रांति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अन्यथा संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना.
introducing irrelevant information to distract from the actual issue. Red herring fallacy occurs when someone introduces irrelevant or unrelated information into an argument to divert attention away from the main issue or topic at hand. रेड हेयरिंग पॉलिसी में क्या होता है कि जो एक्चुअल इशू होता है, जो एक्चुअल मुद्दा होता है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। Which of the following best describes the straw man fallacy? Option A. Attacking the character of the person making the argument rather than addressing the argument itself. Option B. Drawing a conclusion based on insufficient evidence. Option C. Introducing irrelevant information to distract from the actual issue. Option D. Misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रॉ मैन भ्रांति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किसी के तर्क को गलत प्रस्तुत करना ताकि उसे हमला करना आसान हो। ऑप्शन डी, मिसरिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्गुमेंट to make it easier to attack. स्ट्रॉमैन फॉलिसी क्या होता है? हम सामने वाले पर्सन की पोजीशन पे अटैक करते हैं। सामने वाला पर्सन जो आर्गुमेंट देता है हम उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम जो सामने वाला पर्सन है उसकी पोजीशन पर इजीली अटैक कर सके। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉमैन फॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ad hominem fallacy? Option A. Attacking the character of the person making the argument rather than addressing the argument itself. Option B. Drawing a conclusion based on insufficient evidence. Option C. Using a lack of evidence to assert a claim's validity. Option D. Assuming that because something has not been proven true इट मस्ट बी फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एड होमिनम भ्रांति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तर्क करने वाले व्यक्ति के चरित्र को आक्षेपित करना बिना तर्क को स्पष्ट करें। अटैकिंग द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट रेदर देन एड्रेसिंग द आर्गुमेंट इटसेल्फ। एड होमिनम फॉलिसी तब अकर होती है जब हम किसी पर्सन के करैक्टर पे अटैक करते हैं। जब हम किसी पर्सन को पर्सनली अटैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एड होमिनम फॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बैंडवैगन फॉलिसी? ऑप्शन ए, आर्गुइंग दैट अ पर्टिकुलर पॉलिसी इज बेनिफिशियल बिकॉज it has been supported by experts. Option B, claiming that a product is superior because it is endorsed by a celebrities. Option C, asserting that a majority of people support a certain viewpoint, therefore it must be correct. Option D, drawing a conclusion based on historical evidence and statistical data. निम्नलिखित में से कौन सा बैंडवैगन भ्रांति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक दृष्टिकोण का समर्थन करना, क्योंकि अधिकांश लोग उसे समर्थन देते हैं इसीलिए यह सही होना चाहिए। बैंडवैगन फॉलिसी, जिसको हम एड पॉपुलम फॉलिसी भी बोलते हैं, ये तब अकर होती है जब कुछ लोग किसी चीज़ को इसीलिए सच और अच्छी मान लेते हैं क्योंकि मैनी पीपल बिलीव इट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये चीज़ सही है इसीलिए कुछ लोग भी इसको सही मान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बैंडवैगन फॉलिसी या फिर एड पॉपुलम फॉलिसी। बैंडवैगन भ्रांति उस समय होती है जब कोई यह तर्क देता है कि
कोई प्रस्ताव सही या अच्छा होना चाहिए केवल इस कारण से क्योंकि बहुत से लोग उसे मानते हैं या उसे समर्थन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इन्फ्रेंस, अ माउस इज एन एनिमल, therefore a large mouse is a large animal, commits which one of the following fallacies? Option A, straw man, option B, slippery slope, option C, equivocation, option D, fallacy of composition. Right answer is option C, equivocation. Equivocation is used when a word, phrase or sentence is used deliberately to confuse, deceive or mislead. It's saying one thing but actually saying something else. In this case, statement is given mouse is animal, but it doesn't mean large mouse is a large animal. It is done to confuse the people. जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, अ माउस इज एन एनिमल, देयरफॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल। एक चूहा एक जानवर है, ये सही बात है, लेकिन एक बड़ा चूहा एक बड़ा जानवर है, ये सही बात नहीं है। एक चूहा एक जानवर होता है, ये सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा चूहा एक बड़ा एनिमल होगा। यहाँ पर फॉलिसी क्रिएट की गई है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। Next question is, which term in a categorical syllogism mediates the connection between the major and minor terms? Option A, major term, option B, middle term, option C, minor term, option D, conclusion term. कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में कौन सा शब्द मेजर और माइनर टर्म के बीच के संबंध को माध्यमिक बनाता है? Right answer is option B, middle term. In categorical syllogism, the middle term is the term that appears in both premises but not in the conclusion. लॉजिकल रीजनिंग में प्रीमाइस एक ऐसी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन होती है जो या तो ट्रू हो सकती है और या फॉल्स हो सकती है। लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट और सिलोजिज्म सेट ऑफ प्रीमाइसेस होता है जो दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन से मिलकर बना होता है। आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड हो सकता है। मिडल टर्म, द मिडल टर्म अपीयर्स वंस इन ईच प्रीमाइस एंड डज नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन। यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर हमारे पास दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन है। ऑल काउज आर मैमल्स हमारी फर्स्ट प्रीमाइस है और ऑल मैमल्स आर एनिमल्स हमारी सेकंड प्रीमाइस है और ऑल काउज आर एनिमल्स हमारा कंक्लूजन है। मिडल टर्म दोनों प्रीमाइस में एक एक बार आती है और मिडल टर्म कंक्लूजन में अब्सेंट होती है। मिडल टर्म ऐसी कॉमन टर्म होती है जो दोनों प्रीमाइस में होती है और कंक्लूजन में अब्सेंट होती है। इस एग्जाम्पल में मैमल्स मिडल टर्म है जो कि कंक्लूजन में अब्सेंट है। यहाँ पर जो कंक्लूजन है ऑल काउज आर एनिमल्स, एनिमल्स यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म है और काउज यहाँ पर सब्जेक्ट है। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है। मेजर टर्म इज प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन and minor term is the subject of the conclusion. Middle term is the term that connect or separate other terms completely or partially. Next question is, in the traditional square of opposition, which of the following pairs of propositions are contradictories? Option A, universal affirmative and universal negative. Option B, universal affirmative and particular affirmative. Option C, universal negative and particular negative. Option D, universal affirmative and particular negative. पारंपरिक विरोध वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विरोधाभासी है? Right answer is option D, universal affirmative and particular negative. Square of opposition is a diagram representing the logical relationship between certain pairs of proposition. These propositions can be classified into four types.
ए ई आई ओ। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा डायग्राम है जो 4 कैटेगरिकल प्रपोजिशन के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और वो 4 कैटेगरिकल प्रपोजिशन है ए ई आई ओ। ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई को हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं और ओ को हम पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। जो ऊपर वाले प्रीमाइसेस है जैसे ए और ई प्रीमाइसेस हैं उनको हम यूनिवर्सल प्रपोजिशन बोलते हैं और जो नीचे वाले हैं आई और ओ है उनको हम पर्टिकुलर प्रीमाइस बोलते हैं। ए प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है एवरी एस इज पी या इसको हम ऑल एस इज पी से भी डिनोट कर सकते हैं और ई का एग्जाम्पल है नो एस इज पी एंड आई का एग्जाम्पल है सम एस इज पी एंड ओ का एग्जाम्पल है सम एस इज नॉट पी। अब हम इनके रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि कौन से प्रपोजिशन में किस तरह का रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए और ई प्रपोजिशन की। ए और ई प्रपोजिशन में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरीज। आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। ए और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी और आई और ई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। ए और आई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स और ई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स। ए प्रीमाइस को यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई प्रीमाइस को यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई प्रीमाइस को पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ओ प्रीमाइस को पर्टिकुलर नेगेटिव भी बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम है इसमें चारों प्रीमाइसेस के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और ई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट जो ई प्रपोजिशन है नो एस इज पी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है दोनों फॉल्स हो सकते हैं। बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देख लेते हैं आई और ओ के बीच में। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते बट बोथ कैन बी ट्रू, पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी के केस में हमने क्या देखा था कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन सब कॉन्ट्ररी के केस में क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना दोनों ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप। ए और ओ के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका भी यही मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू होंगे और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और आई के बीच का रिलेशनशिप। ए और आई के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। सब अल्टर्न के केस में क्या होता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर ट्रू है, एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो सम एस इज पी भी ट्रू होगा और अगर सम एस इज पी फॉल्स है तो एवरी एस इज पी भी फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा और अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई और ओ के बीच का रिलेशनशिप। ई और ओ के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा नो एस इज पी, अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो ओ प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ आएगा और फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाएगा। अगर ओ स्टेटमेंट सम एस इज नॉट पी अगर फॉल्स होगा तो नो एस इज पी भी फॉल्स होगा। फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हमें
4 कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन which of the following pairs of proposition are contraries? Option A universal affirmative and universal negative, option B universal affirmative and particular affirmative, option C universal negative and particular negative, option D particular affirmative and particular negative। पारंपरिक विरोध वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिकूल है? Right answer is option A, universal affirmative and universal negative. Next question is, in the traditional square of opposition, which of the following pairs of proposition are subcontraries? Option A, universal affirmative and universal negative. Option B, universal affirmative and particular affirmative. Option C, universal negative and particular negative. Option D, particular affirmative and particular negative। पारंपरिक विरोध वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपविरोधी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।